ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नियोप्लेजिया के फाइनली लास्ट हॉलमार्क पे आ गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया है और इसको प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आखिरी बात हम लोग कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आखिरी चीज़ क्या होती है। ये इवेड कर जाता है इम्यून सर्वेलेंस से या इम्यून रिस्पॉन्स से। ठीक है, नॉर्मली तो आपको पता है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट है और वो बड़ा अच्छा है। एक सेल अगर अब नॉर्मली ग्रो करेगा भी तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, और स्पेशली ट्यूमर के लिए आपको पता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इसको किल कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसी ट्यूमर्स अपने अंदर ऑल्ट्रेशन कर लेता है कि ये इम्यून सिस्टम की पकड़ से निकल जाता है। ठीक है, तो बुक के सीक्वेंस से हम चलें तो उन्होंने क्या बात की हुई है कि नॉर्मली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेजिस्ट कर देते हैं, इवेड कर जाते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये क्या करते हैं, इवेड कर जाते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को। इसका मतलब है ये इम्यून सिस्टम की पकड़ में नहीं आ रहे। सही है, आप बुक के सीक्वेंस से बात करेंगे क्यों पकड़ में नहीं आ रहे, क्या ऐसा हुआ कि ये इम्यून सिस्टम इनको पकड़ नहीं पा रहा, इनको मार नहीं पा रहा, इनकी किलिंग नहीं कर पा रहा, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। बुक के सीक्वेंस से उसने कहा कि ये बात जो है वो बड़ी अच्छी साबित हुई कि जैसे कि कुछ साइंटिस्ट का नाम उसने लिया हुआ है, ल्यूबिस हैं या बर्नेट है या हमारे पास पाउल है, उसने ये बताया कि नॉर्मली आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या करना है, किसी भी मेलिग्नेंट और कैंसर सेल की किलिंग करनी है। लेकिन कुछ ऐसी ऑल्टरेशंस आई हुई हैं या इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ है थोड़ा, तो ये इसको पकड़ नहीं पा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से कुछ ऐसे एजेंट्स दे सकते हैं कि हम इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हेंस करें। और जब हम इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे तो ये ट्यूमर की ग्रोथ को क्या करेगा, कम कर देगा। इसको इम्यूनोथेरेपी के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। कैंसर की थेरेपी में हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं फर्दर, और की भी है। अभी एक एग्जांपल भी पढ़ाऊंगी कि वो ड्रग्स या वो ऐसे एजेंट्स देने हैं जिन्हें दे के हम इम्यून सिस्टम के रिस्पांस को बढ़ाएं, और जब इसके रिस्पांस को बढ़ाएंगे तो जो ट्यूमरस सेल हैं वो इसकी पकड़ में आ जाएंगे, और जब इसकी पकड़ में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा कहीं कुछ हद तक नियोप्लेजिया को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बात की एविडेंसेस भी मौजूद हैं। वो लोग जो इम्यूनो डेफिशिएंट थे, वो लोग जो इम्यूनो डेफिशिएंट थे, हमने देखा कि उनमें जो कैंसर की रेशो है वो काफ़ी कदरे ज़्यादा है। इसका मतलब है इम्यून सिस्टम कैंसर को नॉर्मली सप्रेस करता है, और ये बात इन तीनों साइंटिस्ट ने भी प्रूव की। साथ ही साथ हमने देखा कि हमने जब पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी दी, ऐसी चीज़ें दी जिससे हमने उनकी इम्यूनिटी को इन्हेंस किया, तो बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनकी गुड प्रोग्नोसिस देखने में आई। ठीक है, बेटरमेंट देखने में आई। तो यहाँ तक हमें ये बात समझ आई कि जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, ये नॉर्मली मेलिग्नेंसी को कंट्रोल करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल की ग्रोथ होने नहीं देते। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ ऑल्टरेशंस आ जाएंगी, कुछ मसले मसाइल आ जाएंगे कि इम्यून सिस्टम की नज़र से या उसकी पकड़ से कैंसर सेल्स निकलेगा। कैसे निकलेगा इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके नॉर्मली बात करते हैं कि कैसे जो हमारा इम्यून सिस्टम है या जो हमारे इम्यून सिस्टम के होस्ट सेल्स हैं वो किस तरह से कैंसर की किलिंग करते हैं। ठीक है, अगर कोई कैंसर सेल बन गया है तो कैसे वो उसकी किलिंग करेंगे। इसके लिए उसने सबसे पहले एक एग्जांपल दिया हमें कि जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं, कोई भी ट्यूमरस सेल है, इसकी सरफेस पे एंटीजेंस होती हैं। क्या होती हैं, एंटीजेंस होती हैं। ये ट्यूमरस एंटीजन हैं। इन ट्यूमरस एंटीजन को फ़ौरन जो होस्ट सेल डिफेंस सेल्स हैं वो रिकग्नाइज करते हैं, और रिकग्नाइज करके इसकी किलिंग करा देते हैं और इसको फर्दर ग्रो होने नहीं देते। तो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, जिनके होस्ट सेल्स बड़े एक्टिव हैं, वो ट्यूमर के ऊपर इन एंटीजन को रिकग्नाइज कर लेते हैं और किलिंग कर देते हैं। ठीक है, ना सिर्फ इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, बल्कि अगर कोई ट्यूमर है और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका हुआ है, अब उसकी जो एंटीजेंस हैं वो ग्रोइंग स्टेज में है, वो अपने अंदर कुछ ऑल्टरेशंस कर लेता है। हम आगे जाके देखेंगे कि इन एंटीजन को इनके एक्सप्रेशन को कम कर देता है या ऑल्टर कर लेता है। तो फिर उस टाइम आपका जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है वो इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाता, और ये सेल क्या बन जाता है, ट्यूमरस, और फर्दर मेलिग्नेंसी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली इसकी एंटीजन को होस्ट सेल रिकग्नाइज करता है, लेकिन अगर कुछ मसले हैं, ट्यूमर बड़ा तेज़ है, उसने एंटीजन के एक्सप्रेशन को कम कर दिया, या वो ट्यूमर काफ़ी हद तक ग्रो हो चुका था, उस टाइम आप इम्यूनो डेफिशिएंट थे या आपकी इम्यूनिटी ने उस टाइम काम नहीं किया, और एक ग्रोइंग ट्यूमर है जो कि ग्रो कर चुका है, तो फिर जाहिर है वो इम्यूनिटी की पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को इवेड कर जाएगा, और इम्यून सिस्टम की इवेजन की वजह से वो फर्दर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इससे ये बात हमें पता चली कि हम इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट थेरेपीज़ बना सकते हैं, इम्यून सिस्टम को स्पीडन कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा के हम कहीं ना कहीं एंटी
एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करा के कैंसर की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। बच्चों मुश्किल तो नहीं लग रहा, कंफ्यूज तो नहीं हो भी रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, अभी इसको सिर्फ सुनते जाओ, फिर बुक से रीड करोगे, फिर आपको ये चीज़ें खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मैंने जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो मुझे कोई इसको 10 बार रीड करना पड़ा था, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ाऊंगी उससे शायद आपको थोड़ी और क्लियर हो जाए। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो नॉर्मली भी आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर हमने कहा एंटीजेंस हैं, और उन एंटीजेंस को आपकी बॉडी के जो होस्ट सेल्स हैं वो इनिशियली रिकग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर एक ट्यूमर वेल ग्रोन हो चुका है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था उसमें ग्रो करने का, तो वैसी बात है तब तो नहीं करेगा। नॉर्मली आपके पास जो ट्यूमर एंटीजेंस हैं उनको किस तरह से होस्ट डिफेंस रिकग्नाइज करता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जो भी ट्यूमर है, यानी ये एक सेल है और ये जब ट्यूमरस हो चुका है तो जाहिर है जब ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी बहुत सारी जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आई हुई होंगी, ठीक है। उन म्यूटेशंस के बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि जो ऑन्को जीन्स हैं उनके पास कौन सी म्यूटेशंस होती हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और उसके अलावा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उनके अंदर हमने बात की हुई है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस होती हैं। ये जो डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस हैं ये क्या करती हैं, ये सम ड्राइवर म्यूटेशंस भी हैं और कुछ पैसेंजर म्यूटेशंस भी हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी इटियोलॉजी में दोबारा भी पढ़ाऊंगी कि ड्राइवर और पैसेंजर म्यूटेशन से क्या मुराद है। तो ये ड्राइवर और पैसेंजर म्यूटेशंस मिल के न्यू एंटीजेंस बनाते हैं, ठीक है। क्या करती हैं, ये म्यूटेशन की वजह से न्यू प्रोटीन्स बनते हैं, न्यू एंटीजन बनते हैं जो कि ट्यूमरस सेल की सरफेस पे होते हैं। अब जाहिर है जब यहाँ पे न्यू एंटीजेंस आएंगे तो हमारी बॉडी के जो होस्ट सेल्स हैं वो इसको क्या समझेंगे, फॉरेन एजेंट समझेंगे। फॉरेन एजेंट समझते साथ ही वो सारे के सारे इसके इर्द गिर्द एक्यूमुलेट होंगे और इसकी क्या कॉज कर देंगे, किलिंग कॉज कर देंगे। तो नॉर्मली क्यों ट्यूमर सेल को, क्यों एंटीजन की बेस पे ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको सप्रेस कर देता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर ट्यूमर डेवलप होने वाला है म्यूटेशन की वजह से और उसने न्यू एंटीजन सिंथेसाइज की हैं तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो फ़ौरन उसको रिकग्नाइज करेंगे और किलिंग कॉज करा देंगे, ठीक है। सो अगर कहीं पे भी म्यूटेटेड प्रोटीन्स मिलेंगी ट्यूमर सेल की सरफेस पे तो होस्ट डिफेंस उसकी किलिंग कर देगा। ना सिर्फ म्यूटेटेड प्रोटीन बल्कि अनम्यूटेटेड प्रोटीन्स की किलिंग भी करता है। अनम्यूटेटेड प्रोटीन्स की किलिंग कैसे कर देता है इसके बारे में बात करते हैं। उसने एग्जाम्पल दी है कि हमारे पास होता है टायरोसिनेज, ठीक है। क्या होता है, टायरोसिनेज, ठीक है। अब ये जो टायरोसिनेज है ये नॉर्मली मेलानिन की बायोसिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। क्या करता है, मेलानिन की सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये टायरोसिनेज जो है नॉर्मली ये मेलानोसाइट में भी होता है और हमारी स्किन में भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। नॉर्मली ये क्या होता है, मेलानोसाइट में भी होता है और हमारी स्किन में भी होता है, लेकिन ये इतनी कम अमाउंट में है और ये इनसाइड है कि हमारे जो होस्ट सेल्स हैं ना उनका कभी इससे सामना ही नहीं हुआ, ठीक है। उनका कभी इससे सामना ही नहीं हुआ। अब डिफरेंट तरह के स्किन कैंसर्स में जैसे हम मेलानोमा की बात करें तो उन मेलानोमा में जो ट्यूमरस सेल हैं उन ट्यूमरस सेल की सरफेस के ऊपर ये टायरोसिनेज आके एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो कि ये जो टायरोसिनेज है ये सेल्फ एंटीजन है, ये क्या है, सेल्फ एंटीजन है, ये कहीं बाहर से नहीं आई, ये हमारे अपने सेल के अंदर मौजूद थी। लेकिन क्योंकि जो ट्यूमरस जो होस्ट सेल डिफेंस है उनका कभी इससे सामना नहीं हुआ तो वो इसको क्या समझते हैं, फॉरन समझते हैं, और फॉरन समझते हुए वो इसके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, एक्ट कर लेते हैं और इसकी किलिंग कर देते हैं और ये जो मेलानोमा फर्दर ग्रो हो रहा है इसको ग्रो होने नहीं देंगे। तो जो आपके होस्ट डिफेंस सेल्स हैं वो किसी भी ऐसी नई चीज़ के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं जिससे वो पहले कभी सेंसिटाइज नहीं हुए हुए, ठीक है। जैसे एक घर का फ़र्द है वो अपना ही फ़र्द है और हमने इस घर को बचाने के लिए कुछ लोग रखे हुए हैं, ठीक है, जो इस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या बहुत सारे लोग आपको पता है घरों में कुत्ता पाल लेते हैं। तो अब एक बंदा है जो हमेशा तय खाने में पड़ा रहता है, वो तो कभी सामने आया ही नहीं है और कुत्ता उसको पहचानता भी नहीं है कि ये तो इस घर का बंदा है। तो जब कभी वो सामने आएगा ऑब्वियसली बात है कुत्ता उसको पड़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ना सिर्फ म्यूटेटेड प्रोटीन बल्कि अनम्यूटेटेड प्रोटीन भी जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ हो एब नॉर्मली उनको भी होस्ट सेल रिकग्नाइज करता है और किल कर देता है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है कि ये नॉर्मली नहीं एक्सप्रेस हुआ, अब नॉर्मली ही हुआ है मेलानोमा के केस में, लेकिन होस्ट ने इसको फ़ौरन पकड़ लिया और दबोच लिया और इसको किल करा दिया। अब एक और एग्जांपल भी उसने दी हुई है, कहता है कि हमारे पास एक और कैंसर टेस्टीज एंटीजन्स होती हैं, ये भी हमारी सेल्फ एंटीजन ही है, ठीक है। कैंसर टेस्टीज एंटीजन्स होती हैं और ये भी नॉर्मली जो है वो इनके नाम से पता चल रहा है कि और टिश्यूज़ में एक्सप्रेस नहीं होती, सिर्फ टेस्टीज़ में हुई हुई होती हैं और होस्ट सेल्स जो हैं उन्होंने इसको भी नहीं रिकग्नाइज़ किया हुआ होता, ठीक है। और इसके बारे में ये लिखता है कि ये हमारे पास एक साइलेंट
सी जीन है और ये एक्सपोज भी नहीं होती, कोड भी नहीं करती, सिर्फ टेस्टीज़ में इसका काम है। सो इसको इम्यून सिस्टम ने रिकग्नाइज़ भी नहीं किया हुआ। सम ट्यूमर्स में ये भी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस होती है और फ़ौरन इसको इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज़ कर देगा और किलिंग कर देगा। तो यहाँ तक ना हमें नॉर्मली बताया जा रहा है कि नॉर्मली अगर, हाँ देखो, हर इंसान को तो कैंसर नहीं होता, हम बहुत सारे म्यूटेजन से डेली एक्सपोज होते हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, डीएनए एक दूसरे तीसरे वे में हाइपोक्सिया हो जाता है, हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को चोट लगती है, डैमेज भी होता है। मे बी वो बहुत सारे हॉलमार्क्स को अटेन भी कर लें, लेकिन फिर भी अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको पता है हमें कैंसर नहीं होता। अब क्यों कैंसर नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स भी मौजूद है, और एक डिफेंस मैकेनिज्म कौन है? आपका इम्यून सिस्टम है। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? ये उन एंटीजेंस को जो कि ट्यूमरस सेल के ऊपर एक्सपोज होती हैं उनको किल कर देता है। और एक एग्जांपल उसने दी कि एक एंटीजन की, सरफेस एंटीजन की एग्जांपल वायरसेस इंड्यूस भी हैं। बहुत सारे वायरसेस जो हैं, स्पेशली हमारे पास डीएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये भी एज एन एंटीजन एक्सप्रेस होते हैं ट्यूमर सेल की सरफेस के ऊपर, और इनको भी इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है और उस सेल की किलिंग करा देता है। फॉर एग्जांपल कहता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया या आइंस्टाइन बायर वायरस हो गया, इन सब को साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकग्नाइज करता है और उस सेल के ऊपर जहाँ भी ये एक्सप्रेस हो रहे होते हैं इसकी किलिंग कर देता है। वैसे आपने याद रखना है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये सर्वाइकल कार्सिनोमा के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन रखता है, इसकी वजह से सर्वाइकल कार्सिनोमा होता है। और आइंस्टाइन बायर वायरस जो है, बी से याद रखो, बी सेल लिम्फोमा में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बी उसमें ये इंपॉर्टेंट एसोसिएशन रखता है। सो यहाँ तक आपको क्या बात समझ आनी चाहिए थी? यहाँ पे बात समझ ही आनी चाहिए थी कि जो ट्यूमरस सेल्स हैं उनके ऊपर कौन सी एंटीजेंस हैं और नॉर्मली उनको हमारी बॉडी किल कर देती है। सबसे पहली बात हमने की म्यूटेटेड एंटीजेंस की, जो कि न्यू एंटीजेंस थी, तो जाहिर है क्योंकि वो न्यू थी तो होस्ट सिस्टम ने फ़ौरन उसको रिकग्नाइज करना है नॉन सेल्फ के तौर पर और उसकी किलिंग कर देनी है। ना सिर्फ नॉन सेल्फ को बल्कि सेल्फ म्यूटेटेड प्रोटीन्स को भी रिकग्नाइज कर लेता है। एक एग्जाम्पल है मेलानोमा के केसेस में टायरोनेजेस अपीयर होती हैं सरफेस पे, तो उनकी भी किलिंग करता है। उसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक टेस्टीज एंटीजेंस अपीयर होती हैं तो उनकी भी किलिंग कर देता है। और अगर वायरसेस की वजह से सरफेस के ऊपर हमारे पास वायरसेस एज एन एंटीजन एक्सप्रेस करेंगे तो इनकी भी किलिंग हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ हमने ट्यूमर की एंटीजन के बारे में बात की। अब बात आ जाती है कि इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज करता है और किलिंग कर देता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द ट्यूमर ग्रोथ, ये इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स किस तरह से आता है? पहले तो हम नॉर्मल चीज़ देखेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि अगर कहीं पे मसला हुआ तो क्या हुआ। नॉर्मली ये होगा कि जैसे ही कोई भी सेल है, कोई भी टिश्यू है, यहाँ पे समझ लो एक ट्यूमरस चीज़ ग्रो कर रही है, तो ड्यूरिंग देयर ग्रोथ कहता है कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है, एक्सेसिव डैमेज हो जाता है या फिर हाइपोक्सिया है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कोई ना कोई बीच में से जो ट्यूमर सेल्स है ना, इनकी डेथ हो जाती है। क्या होती है? ट्यूमर सेल्स की डेथ हो जाती है। तो नॉर्मली ड्यूरिंग ट्यूमरस ग्रोथ सम ट्यूमर सेल्स की क्या होनी है? डेथ होनी है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारे सिग्नल रिलीज़ करते हैं जिनको हम डेंजर सिग्नल्स भी कहते हैं, या डीएनए एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जिनको हम डैम्प्स भी कहते हैं। और ये डैम्प्स हमने कहाँ पढ़ा था पीछे? एपोप्टोटिक के पाथवेज वगैरह में पढ़ा है। ये जो डैम्प्स या डेंजर सिग्नल रिलीज़ होंगे ये आपकी बॉडी की जो इनेट इम्यूनिटी है उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इनेट इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेंगे। और इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट रेजिडुअल टिश्यूज़ में पड़े हुए होते हैं। कौन से होते हैं? एक वहाँ पे हमारे पास रेजिडुअल मैक्रोफेजेस होती हैं। ठीक है, रेजिडुअल मैक्रोफेजेस होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह होते हैं, और कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यही डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। तो ये रेजिडुअल सेल्स क्या करेंगे? वहाँ पे फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देंगे, और फेगोसाइटोसिस करने के बाद वही जो ट्यूमरस सेल है उसका कुछ पार्ट ये डेंड्राइटिक सेल जो हैं अपने ऊपर लोड करेंगे और ये एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे एक्ट करेंगे। ये उस एंटीजन को, उस ट्यूमर को, उसके कुछ पार्ट को लेके जाएंगे, उठा के लेके जाएंगे। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी इसकी एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है कि जैसे जो गेट है उसके बाहर क्या है, बहुत सारे गार्ड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, 4-5 गार्ड बैठे हुए हैं और कुछ लोगों ने आके हमला कर दिया, तो उनमें से एक गार्ड क्या करेगा कि उसको मारेगा और उसको उठाएगा और अंदर घुसेगा घर के और आके बताएगा कि इस हुलिये में इस तरह के लोगों ने हमला कर दिया है और अब हमें इनको जाके मारना है। तो सेम एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करते हैं कि इन ट्यूमरस सेल का कुछ पार्ट अपने ऊपर लोड करेंगे और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चले जाएंगे लिम्फ नोड में। कहाँ चले जाएंगे? लिम्फ नोड में,
जो मेन लड़ाई करने वाले हैं टी लिम्फोसाइट्स, उनको जाके प्रेजेंट करेंगे कि इस तरह की एंटीजन, इस तरह की ट्यूमरस सेल बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, उनको मारने के लिए आओ। ठीक है, ये रेजिडुएंट सेल्स भी मारना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू लिम्फ नोड में भी स्टिमुलेशन दे देते हैं। सो लिम्फ नोड के अंदर जो टी सेल्स हैं वो इस एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे और इसके मुताबिक एक्टिवेट होंगे। ठीक है, इसके मुताबिक एक्टिवेट होंगे, डिवाइड करेंगे और डिफ्रेंशिएट होंगे। क्योंकि ये ट्यूमरस सेल है तो इसके अगेंस्ट कौन से बनते हैं हमारे पास CD8, जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। अब ये CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, ये ट्रैवल करेंगे ट्यूमर वाली साइड पे और वहाँ पे जाके ट्यूमरस सेल की किलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो समझ आ रही है कितना ऑर्गेनाइज सा पाथवे होता है आपके पास कि जब भी कोई ट्यूमरस सेल आता है, कहीं पे भी ट्यूमरस ग्रोथ होती है तो उनकी किलिंग होती है। किलिंग से डैमेजिंग सिग्नल रिलीज होते हैं जो कि इनिशियल फैगोसाइटोसिस के लिए काफ़ी हैं। रेजिडुअल मैक्रोफेजेस उनकी फैगोसाइटोसिस करती हैं, जबकि डेंड्राइटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन ट्यूमरस का कुछ पार्ट, एंटीजेनिक पार्ट के लिम्फ नोड में जाएगा और टी सेल्स को जाके एक्टिवेट करेगा। एंटीजन के पार्ट के मुताबिक टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वहाँ से कौन रिलीज़ होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिलीज़ होते हैं जो कि मूव करके इंजरी वाली साइड पे आएंगे और वहाँ पे फर्दर किलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कहता है ना सिर्फ ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स किलिंग करते हैं बल्कि कुछ टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं और वो इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करते हैं और हमने पढ़ा हुआ इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करता है, फैगोसाइटोसिस को फर्दर इन्हेंस कर लेता है। तो जब इम्यून सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हुआ है तो फिर कैंसर सेल क्यों ग्रो करेगा और कब ग्रो करेगा, जब हमारे पास कोई भी म्यूटेशंस आ जाएंगी इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। ठीक है, म्यूटेशंस आ जाएंगी किस में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। डेंड्राइटिक सेल जो हैं वो एंटीजन लेके इनके पास आएंगे लेकिन ये रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, ना रिकग्नाइज करेंगे, ना फिर एक्टिवेट होंगे, ना डिवाइड होंगे, ना डिफ्रेंशिएट होंगे, ना ट्यूमर की तरफ मूव करेंगे और ना जाके उसको सप्रेस करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कैंसर की जो ग्रोथ है वो फर्दर इन्हेंस होगी और वो होस्ट के डिफेंस सिस्टम से निकल गया, क्योंकि होस्ट का डिफेंस सिस्टम उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा। क्यों रिकग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेन सेल्स हैं, अच्छा एक बात यह भी याद रखनी है कि जब हमारे पास डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं, वहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होती हैं, टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। और अगर इनके अंदर म्यूटेशन आती है तो वो इम्यून सिस्टम की पकड़ से निकल जाता है। अब इसके अंदर म्यूटेशन किस तरह से आती है, तो वो कहता है कि इम्यून सिस्टम जो है, नॉर्मली जो आपका इम्यून सिस्टम है वो किसी भी नेसेंट ट्यूमर को, जो ट्यूमर अभी डेवलप होने वाला था ज़ाहिर है उसको तो किल कर देता है, लेकिन अगर एक ट्यूमर डेवलप होने में कामयाब हो गया है तो फिर यही इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देता है, ये इम्यून सिस्टम जो है वो उसको फर्दर मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। ये कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम इम्यूनो एडिक्टिंग का नाम देते हैं। इम्यूनो